तमिलनाडु के जिस द्रविड़ मॉडल को सोशल जस्टिस का सबसे अच्छा उदाहरण बताकर पेश किया जाता है, उसी तमिलनाडु में दलितों पर होने वाले उत्पीड़न ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक नई रिसर्च रिपोर्ट आई है जिसने द्रविड़ मॉडल के सारे दावों की हवा निकाल दी। आप जानते हैं तमिलनाडु में हुए हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें मुख्यमंत्री स्टालिन की बुरी हार हुई और अभिनेता विजय को बम्पर जीत मिली। आज की रिपोर्ट इस हार की वजह टटोलने में भी मदद करेगी। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान यानी NCDHR और NCRB की रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2023 के बीच तमिलनाडु में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में करीब 68% की बढ़ोतरी हुई, 68%, और ये देश में सबसे ज्यादा है। सोचिए, जिस राज्य को देश का सबसे प्रगतिशील, सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय वाला राज्य बताया जाता है, वहीं दलितों पर हिंसा सबसे तेजी से बढ़ रही है। सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं, सवाल उस द्रविड़ मॉडल का है जिसे देश भर में एक आदर्श मॉडल की तरह पेश किया गया। अगर सोशल जस्टिस सिर्फ भाषणों, नारों और राजनीतिक पोस्टरों तक सीमित रह जाए, लेकिन जमीन पर दलित सुरक्षित ना हो, तो फिर उस मॉडल की सच्चाई क्या है? दीपेश चित्रा की ये रिपोर्ट इस मॉडल पर गंभीर सवाल खड़े करती है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2019 में दलितों की हत्या के 52 मामले दर्ज हुए थे, जो 2023 में बढ़कर 73 हो गए, यानी करीब 40% की बढ़ोतरी। दलितों को गंभीर रूप से घायल करने के मामलों में 240% का उछाल आया। वहीं डराने धमकाने यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के मामलों में 584% की भयावह बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस सामाजिक सच्चाई का आईना है जिसमें दलित आज भी अपने अधिकारों की बात करने पर हिंसा का सामना करते हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात दलित महिलाओं और बच्चों की स्थिति है। रिपोर्ट के मुताबिक दलित महिलाओं के साथ रेप के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दलित बच्चों के साथ बलात्कार के मामले और भी तेजी से बढ़े हैं। 2019 में 56 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2023 में बढ़कर 97 हो गए, यानी 73% से ज्यादा की बढ़ोतरी ऐसे मामलों में हुई है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स, जो दलित वुमेन्स हैं, उसके मामले में ये बढ़ोतरी यहां देखी जा रही है। ये दिखाता है कि जाति और पितृसत्ता मिलकर किस तरह दलित महिलाओं के शरीर को सजा देने का हथियार बनाते हैं। भारत में दलित महिलाओं के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा सिर्फ अपराध नहीं होती, वो सत्ता और जाति का प्रदर्शन भी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल न्याय व्यवस्था पर खड़ा होता है। तमिलनाडु में SC/ST अत्याचार निवारण कानून के तहत दर्ज मामलों में सजा की दर सिर्फ 12% है, जबकि 87% मामलों में आरोपी बरी हो जाते, यानी जो SC/ST एक्ट के तहत मामले दर्ज होते हैं उसमें सिर्फ 12% में ही न्याय मिलता है। बाकी 87% जो हैं वो बरी हो जाते हैं, जो आरोपी होते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या दलित झूठ बोल रहे हैं? नहीं, इसका मतलब है कि राज्य का सिस्टम फेल हो रहा है, जुडिशियल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, जो पुलिस है वो सही से जांच नहीं हो रही, पुलिस जांच से लेकर कोर्ट तक हर स्तर पर दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा। SC/ST एक्ट के तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो पीड़ितों को सुरक्षा दे, मुआवजा दे, गवाहों की रक्षा करे और केस की निगरानी करे। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि तमिलनाडु में निगरानी समितियों की बैठकें तक सही तरीके से नहीं हुई। 2024 में तो एक भी बैठक नहीं हुई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि समिति का अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होता है, यानी खुद CM स्टालिन ने दलितों के मामले पर एक भी बैठक नहीं की। 2024 में तो कोई बैठक हुई ही नहीं। इसलिए यहां सवाल सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का नहीं है, बल्कि राजनीतिक प्राथमिकताओं का भी है कि आपको दलितों के वोट तो चाहिए, लेकिन दलितों की बुरी हालत बदलने के लिए क्या आप कुछ नहीं करेंगे? ये CM स्टालिन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हुआ और आपने देखा चुनाव में उनकी बुरी हार भी हुई। तमिलनाडु की राजनीति को दशकों से सोशल जस्टिस की राजनीति कहा जाता रहा है। इस राजनीति की जड़ें जुड़ी हैं EV रामासामी पेरियार जी से और उनके आंदोलन से, जिसने ब्राह्मणवाद, जाति व्यवस्था और सामाजिक गैर बराबरी को खुलकर चुनौती दी थी। पेरियार ने कहा था कि जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक बराबरी संभव नहीं है। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने मंदिरों और धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव का विरोध किया था और गैर ब्राह्मण समाज को राजनीतिक ताकत दी थी। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा करती रही है DMK। ये पार्टी हमेशा कहती रही है कि उसने तमिलनाडु को द्रविड़ मॉडल बना दिया है, एक द्रविड़ मॉडल पेश किया है, एक ऐसा मॉडल जिसमें शिक्षा, सामाजिक न्याय, आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए पिछड़े, दलित और वंचित समुदाय को बराबरी दिलाई गई।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी कई मंचों से कहा कि तमिलनाडु पूरे देश के लिए सोशल जस्टिस का मॉडल है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगर तमिलनाडु सच में सोशल जस्टिस का मॉडल था, तो फिर दलितों के खिलाफ अत्याचार सबसे तेजी से क्यों बढ़ रहे थे? सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। एक तरफ मंचों पर पेरियार साहेब, अंबेडकर जी और सोशल जस्टिस की बातें होती हैं, दूसरी तरफ जमीन पर दलितों को आज भी जाति के नाम पर मारा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है और उनकी बस्तियों पर हमले हो रहे हैं। तमिलनाडु से कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने इस द्रविड़ मॉडल की सच्चाई पर सवाल खड़े किए। हाल ही में दलित सॉफ्टवेयर इंजीनियर कविन सेल्वे गणेश की हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। इसे ऑनर किलिंग बताया गया। आरोप था कि उसने ऊंची जाति की लड़की से प्रेम किया था और इस तरह की कई घटनाएं जो हैं, स्कूल के बच्चों ने एक अपने सहपाठी को इस तरह से उसके ऊपर जातिवादी हमला किया। अंबेडकर जयंती पर जुलूस निकालने पर पुलिस ने लोगों की छाती पर लात मारी क्योंकि वहां डॉक्टर अंबेडकर का टैटू बना हुआ था। इस तरह की कई घटनाएं तमिलनाडु से बीते सालों में आई हैं। सवाल ये है कि जिस राज्य ने खुद को जाति विरोधी राजनीति का केंद्र बताया, वहां आज भी प्रेम करने पर दलित युवाओं की हत्या हो रही है, बोलने पर उन पर उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस उन पर उत्पीड़न कर रही है। इस तरह तमिलनाडु में कई जगहों पर दलितों के मंदिर प्रवेश को लेकर विवाद हुए। कई गांवों में दलितों को अलग रास्तों से चलने, अलग शमशान घाट इस्तेमाल करने और सार्वजनिक संसाधनों तक बराबर पहुंच से वंचित रखने की खबरें सामने आती रही हैं। ये दिखाता है कि सामाजिक बराबरी का दावा अभी भी अधूरा है। एक और गंभीर सवाल है कि क्या द्रविड़ राजनीति ने सिर्फ ब्राह्मणवाद को चुनौती दी, लेकिन गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर मौजूद दलित विरोधी मानसिकता को नजरअंदाज कर दिया? क्योंकि तमिलनाडु में दलितों पर अत्याचार करने के मामलों में अक्सर प्रभावशाली ओबीसी और गैर ब्राह्मण जातियों के नाम सामने आते हैं। यानी सत्ता का सामाजिक आधार बदल गया, लेकिन दलितों के प्रति सामाजिक व्यवहार पूरी तरह से नहीं बदला। पहले जो सवर्णों के शिकार होते थे, अब वो बहुत सारी जगह ओबीसी जातियों के शिकार हो रही हैं। यही कारण है कि कई दलित बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय से ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या द्रविड़ आंदोलन ने दलितों के सवाल को पूरी गंभीरता से लिया है, या फिर दलित सिर्फ राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बनकर रह गए हैं। अगर सोशल जस्टिस सिर्फ आरक्षण और योजनाओं तक सीमित हो जाए, लेकिन गांवों में दलितों को बराबरी से जीने का अधिकार न मिले, तो फिर उस मॉडल की सीमाएं सामने आने लगती हैं। तमिलनाडु का द्रविड़ मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं में जरूर कई राज्यों से आगे रहा है, इस बात की तारीफ हुई है। लेकिन दलितों के खिलाफ बढ़ती हिंसा ये बताती है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हमेशा एक जैसी चीजें नहीं होती। कोई राज्य आर्थिक रूप से आगे हो सकता है, लेकिन वहां सामाजिक बराबरी फिर भी अधूरी रह सकती है। यही वजह है कि अब लोग पूछ रहे हैं, क्या द्रविड़ मॉडल सिर्फ राजनीतिक ब्रांडिंग बनकर रह गया? क्या पेरियार के नाम का इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन उनके मूल सवाल यानी जाति के विनाश और सामाजिक बराबरी अधूरे छोड़ दिए गए? तमिलनाडु में दलितों की स्थिति यह भी बताती है कि सिर्फ एंटी ब्राह्मण राजनीति अपने आप में दलित मुक्ति की गारंटी नहीं होती। द्रविड़ राजनीति ने ब्राह्मणवाद की आलोचना तो की, लेकिन क्या उसने गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर मौजूद दलित विरोधी मानसिकताओं को सच में चुनौती दी? क्या उसे बदलने की कोशिश की? आज भी तमिलनाडु में कई जगहों पर दलितों के खिलाफ हिंसा होती है। ऑनर किलिंग हो गई, उनका हुक्का पानी बंद कर देना, सामाजिक बहिष्कार करना, अलग बस्तियां, मंदिर में आंदोलन को लेकर इस तरह की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। यही वजह है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके की हार को सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी या राजनीतिक रणनीति से नहीं समझा जा सकता। दलितों और वंचित समुदाय के भीतर जो नाराजगी बढ़ी थी, उसने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और इसने सरकार ने खुद को सोशल जस्टिस का चेहरा बताया था। उसी के शासन में जातीय हिंसा लगातार बढ़ती रही। इस तरह से दलित बहुजन समाज में वहां खासकर दलित आदिवासी जातियों में असंतोष था। दूसरी तरफ अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके का तेजी से उभरना यह दिखाता है कि तमिलनाडु की राजनीति में आज भी सिनेमा और करिश्माई चेहरों का गहरा असर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक नए चेहरे आने से दलितों की स्थिति में बदलाव आएगा? क्या टीवीके जातीय हिंसा के खिलाफ स्पष्ट और मजबूत स्टैंड लेगी? क्योंकि हाल के कई मामलों में पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठे हैं। असल मुद्दा यह है कि दलितों को सिर्फ चुनाव के समय वोट बैंक की तरह नहीं, बल्कि इंसान और बराबरी के नागरिक की तरह देखा जाए। अगर किसी राज्य में सोशल जस्टिस का दावा हो, तो उसकी असली परीक्षा दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की सुरक्षा में होती है। और तमिलनाडु के ये आंकड़े बता रहे हैं कि जमीन पर अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। आज जरूरत सिर्फ सोशल जस्टिस बोलने की नहीं है कि आप नारे लगाएं, बल्कि उसे ईमानदारी से लागू करने की है।
क्योंकि अगर दलित सुरक्षित नहीं, अगर उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, अगर उनकी बेटियां हिंसा का शिकार हो रही हैं, तो फिर कोई भी मॉडल हो, चाहे उसे आप द्रविड़ मॉडल कहें या फिर आप उसे सो कॉल्ड विकास का मॉडल कहें, वो अधूरा और खोखला ही माना जाएगा। आने वाले दिनों में हम इस मसले पर आपके सामने कुछ और वीडियो और इंटरव्यूज लेकर आएंगे ताकि इसको अच्छी तरह से इस मामले को आप समझ सकें। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चले, और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अपील है कि आप हमारी आर्थिक मदद भी करें, क्योंकि हमें अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने के लिए आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।